नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज खास मुलाकात कार्यक्रम में एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। नाम है राजन मंडलोई। बड़वानी विधानसभा से विधायक हैं। जनता की सेवा करना इनका लक्ष्य है और जनता की सेवा के फलस्वरूप ही पिछले विधानसभा में ये जीत कर आए थे। 2008 में भी इन्हें टिकट मिला था और उस समय सफलता भले ही न मिली हो, लेकिन पढ़े लिखे, परास्नातक, अधिवक्ता कह सकते हैं। ये ये कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका विधायक जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले विधायक जी से हम बात करें तो इनके पहले राजनीतिक पहलुओं को तो बाद में छुएंगे, क्योंकि राजनीति तो होती ही रहती है और उस पर चर्चा तो होगी ही, क्योंकि वो सेवा का क्षेत्र है, इन्होंने चुना है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी राजनीति के जिसे दलदल कहा जाता है उसमें घुसे हैं, तो उसमें से कमल जरूर निकालेंगे अपने पंजे से, और इन्होंने निकाला भी है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इतनी प्रतिभाशाली व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो गुणवत्ता जरूर कुछ होगी, कुछ गुण होंगे और राजनीति को रिफॉर्म करने की शक्ति भी होगी। आज उसी को पहचानने की हम कोशिश करेंगे इनसे, लेकिन उससे पहले इन्हीं से जानते हैं बालपन कहाँ बीता, माता पिता क्या करते थे, ढेर सारे सवाल जो लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। कैसे आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, एक दृष्टि अगर आप डालें तो हमारे दर्शक सुन के गदगद हो जाएंगे। नमस्कार। मेरे पिताजी शिक्षक थे और उनकी वजह से हम बहुत आदर्श विचारधारा बच्चों में डाली। उन्होंने हमको अच्छी शिक्षा दीक्षा दी। मेरे पिताजी का एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरी माता और मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने मेरा पालन पोषण किया। मेरी बहन का मेरी शिक्षा में बड़ी भूमिका रही और मैंने GSITC इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर से मैं BE किया इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट से। उसके बाद फिर मैंने MBA भी किया देवी यूनिवर्सिटी से और फिर मैं मुझे शासकीय सेवा में भी चयन हुआ, जिसमें सब इंस्पेक्टर और सिविल जज में और भी बहुत से पद रहे जो छोटे लेवल के रहे, लेकिन मैंने ये 2 बड़े पद में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके बाद मेरा बचपन से हमारे क्षेत्र में हम देखते थे कि बड़ा राजनीति के माध्यम से लोगों की जनसेवा करने का मौका मिलता है और क्षेत्र को कुछ विकास हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बड़वानी क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र कह सकते हैं। हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर भी शेयर करते हैं और हमारा जो क्षेत्र है वो पहाड़ी अंचल है और वहाँ पर मूलभूत सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो इन सब सुविधाओं को देखते थे, हम लोगों के बीच में जाते थे, रिश्तेदारों में जाते थे, तो बहुत स्थिति हमारे समाज की बहुत कमजोर थी। तो ये मेरे दिमाग में ये भावना करी कि जब भी कोई अपने क्षेत्र का विकास करना है तो विकास का एक माध्यम है राजनीति। तो उस राजनीति की ओर मेरा झुकाव हुआ और मेरी शिक्षा होने के बाद मैंने सबसे पहले नगर पालिका में पार्षद का चुनाव लड़ा बड़वानी से। मैं बड़वानी में पार्षद चुना। उसके बाद 2004 में मुझे बड़वानी जनता ने उस समय सीधे प्रत्यक्ष प्रणाली से मुझे नगर पालिका अध्यक्ष चुना। जनता ने नगर पालिका अध्यक्ष रहा। इस दौरान मैं NSUI में भी काम किया, NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस में भी काम किया, यूथ कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़वानी में रहा। इस दौरान मेरी मुलाकात हमारे युवा नेता, हमारे आदर्श राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी जी ने जब उनसे मेरी चर्चा करी, आमने सामने बैठ के बात हुई, तो मुझे लगा कि हमारे बहुत आदर्श नेता है और उन्हीं की ज्यादा प्रेरणा से मैंने सक्रिय राजनीति में भूमिका करी। फिर मेरा गवर्नमेंट में चयन होने के बावजूद भी मैंने वहां ज्वाइन नहीं करा और राजनीति का क्षेत्र चुना। और 2008 में राहुल जी ने मुझे बड़वानी में कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार भी बनाया था, पर उस समय हमारे यहाँ एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि हमारा कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लिया, जिसकी वजह से मैं चुनाव हार गया। उसके बाद मैं लगातार पार्टी में काम करता रहा। 2013 में
वहाँ हमारे एक अन्य साथी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, हमने एक मत होकर उसको कांग्रेस पार्टी में चुनाव जिताया। 2013 में हम कांग्रेस पार्टी वहाँ चुनाव जीती। और उसके बाद फिर 2018 का इलेक्शन हुआ तो हमारी पार्टी हारी। उसके बाद 2023 में जो पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो हमारे यहाँ एक मिथक था कि प्रेम सिंह पटेल को कोई हरा नहीं सकता है, बहुत मजबूत मानते थे उसको, और उसका एक सामाजिक ताना बाना मजबूत था। लेकिन हम युवा साथियों ने और हमारे वरिष्ठों के मार्गदर्शन में हमने इस चुनाव में दमदारी से चुनाव लड़ा और मुझे कांग्रेस पार्टी से जो टिकट दिया उसमें आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे जीतू भाई पटवारी, हमारे उमंग भाई सिंघार नेता प्रतिपक्ष और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के भंवर जितेंद्र सिंह जी और इन सभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास जताया। और हमारे यहाँ थोड़ा सा ऐसा मानते थे कि मुझे कमजोर कैंडिडेट के रूप में वहाँ कुछ लोगों का कहना था, लेकिन जब हम मैदान में उतरे तो पहले दिन से ही वहाँ पर ये माहौल बन गया था कि लोग आम जनमानस में माहौल था कि राजन मंडलोई कैसी भी परिस्थिति हो चुनाव जीतेगा। और वही हुआ कि हम लोग जब काउंटिंग हुई तो पहले राउंड से आखिरी राउंड तक कभी हम पीछे नहीं, हम लोग अच्छे अंतराल से लगभग 11,000 से ऊपर के मतों से हम विजय हुए। और जो हमारे सामने जो कैंडिडेट था प्रेम सिंह पटेल, वो पिछली कैबिनेट शिवराज सिंह की कैबिनेट में मंत्री भी था, बावजूद उसको हमने लंबे अंतर से हराया। जी, पूरा आपने अपना राजनीतिक जीवन एक ही सांस में खत्म कर दिया। बहुत अच्छा लगा कि कम शब्दों में आपने पूरा का पूरा जो है अपना ब्यौरा दे दिया। सवाल यहाँ पर यह है कि बड़वानी जो विधानसभा है एक तरह से जो है आरक्षित सीट है जी, जनजाति के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, तो और वहाँ पर 70% जो जनसंख्या है वो जनजाति है। तो कुल मिलाकर के, लेकिन एक चीज़ और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये देखी गई है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है। अगर जो 80, 85, 13 और 23 को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी ही यहाँ पर रही है। ऐसे में आपने 2023 में एक तरह से कमल के फूल को मुरझा दिया वहां पर और अपना पंजा लहरा दिया। ये चमत्कार कैसे किया आपने? देखो क्या, हमारे यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और हमारे यहाँ जो जनजाति समाज, आदिवासी समाज है, वो देखा तो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते आया है। लेकिन आप देखोगे आजादी के इतने साल होने के बावजूद हमारे क्षेत्र के अंदर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे। अप्रोच रोड है, सड़कें नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा निरंक है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। तो अब हम लोग क्या है कि हमारे तो मन में ही जनता की सेवा करने का था, तो हम लोगों ने एक युवाओं की टीम बनाई, युवाओं की फौज बनाई और हम गांव-गांव में जाके जनसंपर्क किया, गांव-गांव में लोगों को सतत संपर्क में रहते थे, उनके साथ में बैठते उठते थे, उनके यहाँ साथ में नाइट भी गुजारी। उसके बाद उनकी जो समस्याएं रहती थी उनको हम अपने माध्यमों से, धरना है, पर्सन है, रैलियां करके संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करा के हमारे स्तर से हमने उसको हल कराने की कोशिश करी। हमारे यहाँ मंत्री होने के बावजूद और लगातार वो 6 इलेक्शन लड़े थे उन्होंने और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी था, बावजूद उन्होंने हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं किया कि जनता उन पर विश्वास जताए। तो हमने जनता को यही बात बताई कि भाई हमारे अपने को क्षेत्र में अपन बहुत पिछड़ गए, आज हमको सबके साथ चलना है, तो हमको हमारे क्षेत्र में भी विकास चाहिए। तो ये मुद्दों को हमने लोगों के बीच में कहा है और आप विश्वास नहीं कीजिए, हमारे क्षेत्र में आप आएंगे तो आज भी पीने का जो पानी की सुविधा नहीं है, पानी पीने के लिए लोग 5-5, 7-7 किलोमीटर महिलाएं दिन भर पानी की व्यवस्था में लगी रहती है। और हमारे क्षेत्र में आज भी मकानों के लिए कोई सामान लाना है, बाजार आना पड़े, बाजार से आने जाने के लिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। गधों पर सामान लाद कर उनको अपने घरों में, पहाड़ी क्षेत्र में घर है, वहां जाना पड़ता है। और स्वास्थ्य सुविधा की ये स्थिति है कि हमारे यहाँ, हमारा एक पार्टी विकास खंड है, वहाँ इतनी बुरी स्थिति है कि लोगों मतलब यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसको 2 व्यक्ति आगे से पीछे से झोली बांधकर नीचे उतारना पड़ता है। लगभग 5 से 7 से 8-10 किलोमीटर से लेके आओ, फिर कई जगह रोड कनेक्टिविटी मिलती है और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचते। और डिलीवरी वाली महिलाओं की ये स्थिति रहती कि जैसे ही उनको पेन होता है और यदि लाए तो या तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाती है और यहाँ अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं। और उससे कहीं मतलब हमारे यहाँ ये समस्या रही कि जो मातृत्व मृत्यु दर भी थोड़ी ज्यादा रही है। और हमारे यहाँ मतलब आज की तारीख में सबसे ज्यादा उद्योग धंधे नहीं है।
पहाड़ी क्षेत्र है, बरसाती फसल जरूर लोग ले पाते हैं, लेकिन उसके बाद अगले जो सीजन रहता है उसमें कोई काम नहीं रहता है। तो आप विश्वास मानिए आज भी हमारे क्षेत्र में बसों के अंदर भेड़ बकरियों की तरफ बैठकर गुजरात और महाराष्ट्र की ओर पलायन हो रहा है। अच्छा, हाँ, आप विश्वास कीजिए, दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस दौरान लगातार 10 साल तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम की योजना चली, उसमें गांव-गांव में काम खुले और लोगों को स्थानीय स्तर पर काम मिले, तो पलायन एक तरह से रुक गया था। लेकिन अब ये देखें तो रोजगार गारंटी में काम बिल्कुल हो नहीं रहे, और रोजगार गारंटी में यदि कोई काम कर भी लेता है तो लंबे समय तक मजदूरों का उनको भुगतान ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में और उसका ऐसी स्थिति में क्या लोग उनकी ओर विमुख होते जा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि लोग पलायन कैसा हो रहा है कि घरों के अंदर जो उनके मकान है उसके आसपास कांटों की बाड़ लगा देते हैं, और बाड़ लगा के पूरा घर खाली करके वो लोग गुजरात और महाराष्ट्र जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। अब इससे पलायन से बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे यहाँ जो पलायित लोग होते हैं वो जरूर वहाँ मजदूरी करते हैं, तो वहाँ मजदूरी करने जाते हैं गुजरात महाराष्ट्र में, तो अनजान जगह जाते हैं, वहाँ कई बार महिलाओं के शोषण हो जाता, महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता, और कई जगह तो उनको बंधुआ मजदूर के रूप में वहाँ के लोग उपयोग करते हैं, बंधुआ मजदूर बना देते हैं, और साथ में जो छोटे छोटे बच्चे लेके जाते हैं तो उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती है। तो ये बड़ी समस्या है। तो ये पलायन हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी व्यापक समस्या है, और इस समस्या को हल करने के लिए हम बार बार मेरे विधानसभा में भी अभी प्रश्न उठाए थे, बात करी थी, और ये बात उठाता रहता हूं मैं कि हमारे पलायन को रोकना चाहिए और लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना चाहिए, और ये काम नरेगा के माध्यम से ज्यादा सरलता से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को काम मिल सकता है। अगर जो काम नहीं मिला तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है कि इतने दिन काम नहीं मिला है तो आपको ये पैसे दिए जाते हैं। ये मनरेगा में एक्ट में ये प्रावधान है। लेकिन ये चीज जितनी आपने समस्याएं बताई हैं उससे लगता है कि वास्तव में समस्याएं तो बहुत ज्यादा हैं। नहीं, एक और समस्या आपको बताना चाहूंगा। जी, हमारा जो बड़वानी क्षेत्र है वो डूब प्रभावित भी है। जो सरदार सरोवर परियोजना बनी है उसमें हमारे बड़वानी की जो नर्मदा के किनारे के गांव हैं वो डूब में आए हैं। तो जब तक कांग्रेस की सरकार थी भोपाल में और दिल्ली में, तो तब तक तो क्या होता था कि जो डूब प्रभावित है उनके पुनर्वास के लिए चर्चा होती थी, और केंद्र की सरकार द्वारा हमारे उस समय 3 केंद्रीय मंत्री भी भेजे थे। लेकिन जब से भोपाल में भाजपा की सरकार और दिल्ली में जब से मोदी जी की सरकार आई है, तो उसके बाद क्या है, जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक डेम सरदार सरोवर पूरा नहीं बना था, लेकिन मोदी जी आते ही उनके जन्मदिन पर उन्होंने पूरा डेम भर दिया था। डेम भरने से क्या हुआ, उस समय जब डेम भरा तो बाढ़ आई। जो गांव के अंदर नदी के किनारे जो लोग स्थानीय निवास करते थे, तो उन लोगों को पुलिस ने जबरदस्ती लेके अस्थायी टीन शेड बनाए, टीन शेड में रखे हुए। आज तक टीन शेड वालों को न भूखंड मिले हैं और न ही उनको घर प्लाट के लिए 580 का जो पैकेज है वो भी नहीं मिला। और ये समस्या उन गरीब लोगों के साथ है जो खेती नहीं थी, जिनकी जो मकान लेके नर्मदा में मछली पालने का काम करते गरीब लोग थे। इसके बाद अभी पिछले दिनों की बात है, 2023 की लेटेस्ट बात, आपने देखा होगा शिवराज सिंह जी ने ओकारेश्वर डैम से लेके जितने भी ऊपर के नर्मदा के डैम थे उनको पानी रोक दिया था, और डैम जो ओकारेश्वर में आदिगुरु शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण मध्य प्रदेश सरकार ने करना था। और 17 सितंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। तो मोदी जी को जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाना था, तो सरदार सरोवर का डैम भी पूरी तरह से भरा हुआ था। और फिर इसे में अचानक बरसात भी हुई, और ऊपर के जो डैम थे, ओकारेश्वर, बरगी वगैरह जितने भी ऊपर के डैम थे, उनका इंदिरा सागर वगैरह सबका पानी डैम खोल दिए। अब डैम खोलने से क्या हुआ कि सरदार सरोवर के डैम तो गेट तो खोले नहीं थे, तो वहां पानी रुका हुआ था, और अचानक ऐसी बाढ़ आई, आप विश्वास कीजिए, वो बाढ़ जो रात के 11 बजे आई, तो लोग अपने सोने के कपड़ों, जो सोने की तैयारी में थे, तो उस कपड़ों में ही वो घर में थे, और धीरे धीरे बरसात आई। तो लोगों का टारगेट था कि 138 मीटर तक पानी आएगा, इससे ऊपर तो आना नहीं, तो निश्चिंत थे कि हमारे मकान तो नहीं डूबेंगे। लेकिन 138 को पार 141, 142 ऊपर से मीटर, 142 मीटर से ऊपर पानी हो गया, और लोगों के घर के अंदर पानी घुस गया। हमारे यहाँ 2 घटना हुई जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हुई। एक हमारे गांव पिछोड़ी में हुई और एक अवली गांव में हुई थी, इस बड़दा में। इसके अलावा एक और चीज ये हुई, उस दौरान कितने जानवर और मवेशी मर गए। लोगों का अनाज और जो चारा वगैरह मवेशियों के लिए वो सब जलमग्न हो गया। ये तो गनीमत रही कि 11 बजे डूब आई, तो लोग जागे हुए थे, तो लोगों ने और हमारे स्थानीय स्तर के लोगों ने एक दूसरे की मदद करके लोगों का जीवन बचाया। कोई एनडीआरएफ नहीं, कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हुआ, रात भर लोगों को छोड़ रखा। अगले दिन प्रशासन के आदमी गए तो न तो वहां लोगों के लिए कोई भोजन की पैकेट ले गए या कोई व्यवस्था करी। चारों तरफ
जलमग्न, पूरा पानी भर चुका था और उनके कोई पुनर्वास नहीं किया। जी, तो ये जो लोग वहां से हटे कहाँ गए? ऊंचे स्थानों पर या फिर किसी और शहर की तरफ पलायित हुए, जो पानी भर गया उनकी घरों में? उसके बाद पानी जब भर गया तो उन लोगों को, जो हमारे सामाजिक संगठन के लोग थे, उन लोगों ने मदद करी और उनको भोजन पानी की व्यवस्था करी। कहीं स्कूलों में रुके, कहीं आंगनबाड़ी में रुके, कई जगह प्राइवेट लोगों के मकान में जाके रुके। और जब धीरे धीरे पानी कम हुआ तो जाके देखा तो अपने घर में मवेशियां मर गई थी, अनाज खत्म हो गया था, तो हालत उनकी बहुत खराब हो गई। और उनका शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं ये बाढ़ पीड़ित को चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं ये करूंगा। लेकिन नाम मात्र का मुआवजा मिला। आज भी कोई लोग मुआवजे में छूटे हैं। आज नर्मदा घाटी में बहुत बड़ी समस्या है और अभी तक पूरी तरह से सरदार सरोवर डूब में प्रभावित लोगों का पुनर्वास नहीं हुआ। कई गाँव को डूब माना, लेकिन जो गांव का एक हिस्सा 138 में डूब में आया, लेकिन यदि उसी गांव में चारों तरफ से पानी घुस गया तो टापू बन गए। तो वहाँ जो टापू बने हुए, वहाँ के लोगों का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। उनको न कोई विशेष पैकेज दिए, न उनको अभी घर प्लाट मिला। तो ये अभी हमारे जो प्रभावित इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। और इस क्षेत्र में आए हैं तो लोगों की उम्मीदें भी होंगी कि हाँ, अब आप विधायक बन के आए हैं, उनके प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो उनकी मदद जरूर करेंगे और उनको मुआवजा की रकम भी दिलवाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो आपने समस्याएं गिनाई हैं तमाम इससे पहले भी, और ये जो डूब प्रभावित लोगों की समस्याएं जो आपने अभी गिनाई हैं, इन सबको देखते हुए ये सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन आप कांग्रेस से विधायक हैं। सवाल यह है कि विधायक का जो फंड होता है वो कम होता है, तो ऐसे में विकास किस तरह से करेंगे? कौन सा विकास पहले करेंगे? प्राथमिकताएं आपकी क्या होंगी? देखो, प्राथमिकता तो हमारी शिक्षा, बुनियादी सुविधा है, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मूलभूत सुविधा में बिजली, पानी और सड़क। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी, आप विश्वास नहीं करो, कई घरों के अंदर, कई गांवों के अंदर, कई फलियों के अंदर बिजली क्या होती है लोगों ने देखा ही नहीं है जी। तो हमारे यहाँ ये अब विधायक निधि से तो हम जितनी प्रयास करेंगे कि लोगों को मूलभूत सुविधा के नाम पे दें, लेकिन सरकार तो सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की, जनता की सरकार है, जनता के लिए काम करना है। तो हम सरकार के मंत्रियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार निवेदन करेंगे और उनको हमारे क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराएंगे और क्षेत्र में उनको प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में विकास का कार्य हो और क्षेत्र में डेवलपमेंट हो। लेकिन क्या सरकार के मंत्री और सरकार आपकी बातों से सहमत होगी? जल्दी से धन आपको दे देगी जितना कि अगर जो आप बीजेपी विधायक होते और तब मांग करते तब मिल जाती? क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी पे अभी भी आरोप है कि वे कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे कोई प्रस्ताव नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से वो पिछले दरबार जैसे प्रस्ताव ले लिए और जो आने वाला बजट और जो अभी अनुरूप पूरक बजट आया उसमें उनकी योजनाओं को सम्मिलित करेंगे। लेकिन आज हम दबाव बना रहे हैं सरकार पे, क्योंकि देखो, जनता, कई लोगों ने हमको ज्यादा वोट दिए, हम जीते, लेकिन वहाँ जनता तो भारतीय जनता पार्टी की भी थी। और जनता चाहे वोट कांग्रेस को दे या भाजपा को, जनता का ये उद्देश्य होता है कि क्षेत्र का विकास करना, क्षेत्र में डेवलप। ये विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। हमारा क्षेत्र जरूर नहीं, आप ये कह के भी उनसे धन मांग सकते हैं कि भाई हम जीते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने हमको वोट दे दिया, ये ठीक है, लेकिन वहां बीजेपी के लोग भी हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है, वो भी प्रभावित हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही। क्या है कि राजनीति में यही है कि सरकार बनती है तो सरकार को एक ही चश्मे से और एक आंख से सबको देखना चाहिए और सबका विकास, और खासकर जो आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ जो ज्यादा समस्या है, उनकी ओर सरकार ने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पलायन को रोकने के लिए आपने एक बात कही है कि शायद एक ही फसल बरसात के समय में वहां पर ली जाती है और वहां के लोग पलायित हो रहे हैं, तो वहां पर, और आपने एक बात और कही है कि उद्योग धंधे वहां पे नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि कृषि के लिए सिर्फ एक फसल वहां पर होती है और उद्योग धंधों की आपने बात की, तो आखिर वहां पर कौन से उद्योग धंधे स्थापित किए जा सकते हैं जो नहीं हुए? अगर जो हो जाए तो वहां पर विकास होगा और वहां के जो बेरोजगार हैं कहीं दूसरी जगह, दूसरे स्टेट में जाकर के मजदूरी करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो कौन से उद्योग वहां पर स्थापित किए जा सकते हैं? देखो, हमारे यहाँ क्या है कि क्षेत्र दो हिस्सों में, एक है जो नर्मदा वैली का क्षेत्र है और एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो नर्मदा वैली में उन्नत खेती होती है, वहाँ पर गन्ना है, केला है, पपीता है, इसकी और भी बहुत सी नई नई फसलों की खेती होती है। तो हमारे क्षेत्र में
यदि कृषकों को ये जो फसल है इसका सेकेंडरी प्रोडक्शन यूनिट करने की प्रोसेसिंग यूनिट खुल जाए तो वहीं वहीं काम मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र में वहाँ देखो वर्कर तो बहुत उपलब्ध है, तो वहाँ कोई उद्योग धंधे, क्योंकि नर्मदा का क्षेत्र है, यदि वहाँ से पानी पंपिंग करके तो फैक्ट्री में उद्योग धंधों में पानी की आवश्यकता है वो भी पूर्ति हो जाएगी, बिजली तो सरकार पहुंचा ही देगी, तो वहाँ कोई बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो लोगों को वहीं वहीं काम मिल जाएगा। और ऐसे भी जिनिंग प्रोसेसिंग का है और ये फूड प्रोसेसिंग के इनकी यूनिट की स्थापना होगी तो लोगों को रोजगार मिलेंगे। और बहुत सी संभावनाएं उस क्षेत्र में है कि उसका इस क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, सरकार काम करेगी तो निश्चित तौर पर। यानी कि अगर जो कृषि के क्षेत्र में अगर जो देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग का अगर जो कुछ उद्योग वहाँ पर लगता है, छोटे ही लगें, तो वहाँ पर लोग जो है काम धंधे में लग जाएंगे और पलायित नहीं होंगे, आपका ये कहना है। तो इसके लिए आप अगर जो वहाँ पर ये उद्योग लगवाना चाहते ही हैं फूड प्रोसेसिंग का, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले? देखो मैं तो अपनी तरफ से प्रपोजल तैयार है हमने कि भाई हमारे क्षेत्र में जो नर्मदा वैली में इतने क्षेत्र में इतने रकबे के अंदर केले के बाद, हमारे यहाँ का केला आपको विश्वास करें, हमारे यहाँ का केला विदेश जाता है, केला है, गन्ना है और पपीता है, इसके अलावा और भी बहुत सारी आधुनिक खेती लोग करते हैं, मिर्ची का काम, मिर्ची होती है ये, तो इनको यदि स्टोरेज करने और प्रोसेसिंग सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट की बनती है तो क्या होता है कि कुछ लोगों को वर्किंग भी मिलेगा और किसानों को दाम अच्छे मिलेंगे, ये सब है। और साथ में जैसे तो ये प्रस्ताव बना करके आप कहाँ विधानसभा के पटल पे रखेंगे कि क्या मांग करेंगे, कहाँ आप इसे सबमिट करेंगे? नहीं, इसको तो हम संबंधित विभाग के मंत्रियों से मिलेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। और फाइल दबी रह गई फिर क्या होगा? देखो अब ये तो क्या है कि अब हम बार बार जो मुख्यमंत्री जी है, मंत्री जी है, उनसे चर्चा करेंगे और समय समय पे विधानसभा में ये बात आएगी तो हम विधानसभा में हमारे क्षेत्र की आवाज को उठाएंगे और प्रयास ये करेंगे कि हमारे क्षेत्र में लोगों की समस्याएं दूर हो, लोगों को डेवलपमेंट के लिए सरकार काम करे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हाँ, अभी आप शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की क्या स्थिति है? ऐसा देखा जाता है कि कई जगहों पे जो पिछड़े इलाके होते हैं वहाँ पर तो भवन होता है, टीचर एक होता है और एक ही कमरे में एक ही टीचर अब 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएगा तो एक ही कमरे में बिठा के पढ़ाएगा। तो क्या स्थिति है वहाँ की? हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति ऐसी है कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ बहुत खराब है और जो बड़वानी शहर है उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ क्या रियासत कालीन समय से ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। बड़वानी के अंदर 4 कॉलेज है सिटी में ही और एक कॉलेज हमारे पार्टी विकासखंड में। तो हमारे यहाँ शिक्षा जो हायर एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया है और आसपास के धार, कुक्षी, झाबुआ और पूरे एरिया के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं। और जो अभी खरगोन के अंदर यूनिवर्सिटी खोली और आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने आदिवासी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी खोली। खरगोन आदिवासी क्षेत्र नहीं है, हमारा बड़वानी जिला संपूर्ण आदिवासी है, वहाँ सभी विकासखंड आदिवासी है और धार जिला, झाबुआ जिला ये है। तो जो यूनिवर्सिटी खुलनी थी वो बड़वानी में खुलती तो निश्चित तौर पर शिक्षा का और स्तर बढ़ता, क्योंकि खरगोन और इंदौर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहाँ मेडिकल कॉलेज भी हमारी बरसों पुरानी थी कि मेडिकल कॉलेज बड़वानी में खुलना चाहिए, क्योंकि जिला चिकित्सालय जब खरगोन जिला और बड़वानी जिला एक ही हुआ करता था तो जिला चिकित्सालय बड़वानी में था, खरगोन में नहीं था। और बड़वानी के अंदर स्वास्थ्य सुविधा के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत से प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल खुले हैं। तो आसपास का पूरा क्षेत्र जिस प्रकार शिक्षा के लिए आने आता है तो इलाज के लिए भी बड़वानी आता। तो ये तो हमारी मांग वहाँ थी। अब रही ग्रामीण शिक्षा की, तो हमारे जो पार्टी विकासखंड है और सिलावट का जो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ये स्थिति है कि अब सरकारों ने भर्तियां तो बहुत समय से बंद कर रखी है। तो स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन स्टाफ है नहीं, शिक्षक है नहीं। कई स्कूलें तो शिक्षक भी हैं और कई अभी जो अतिथि चल रहे हैं और बरसों पुराने स्कूलों की बिल्डिंग है वहीं स्कूलें संचालित हो रही, कहीं तो ऐसी स्थिति होगी जर्जर हो गए और कहीं तो जगह स्कूलें है लेकिन बिल्डिंग भी नहीं, स्कूल नहीं है, फिर भी किसी के कमरे में तो कहीं पेड़ के नीचे स्कूलें चल रही है। ये स्थिति हमारे वहाँ है। और हम आप जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की पेड़ के नीचे शिक्षा का दीप जलाया जा रहा है और ये तमाम, और एक बात और भी कि अगर जो डाटा देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं और एक तरह से गढ़ कहा जाए तो ये बड़वानी जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। ऐसे में सरकार भी उनकी लगातार लगभग 20 वर्षों से रही है। तो इस क्षेत्र की तरफ क्या उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया या फिर कारण क्या रहा इसके पिछड़ने का?
यही मेरे को हमको ये विडम्बना है हमारे यहाँ। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ एक राज्यसभा सांसद जो सुमेर सिंह जी है, वो भी हमारे बड़वानी से है। लोकसभा सांसद जो खरगोन लोकसभा क्षेत्र के, तो सांसद भी हमारे बड़वानी से ही है। और आदरणीय प्रेम सिंह जी जिसको हमने चुनाव में हराया, वो भी भारतीय जनता पार्टी से होकर कैबिनेट मंत्री थे। जिला पंचायत भाजपा की, जनपद है भाजपा की, नगर पंचायत है, नगर पालिका है उनकी भाजपा की, बावजूद हमारा क्षेत्र विकास में बहुत पीछे रह गया, बहुत पीछे रह गया। तो क्या है कि आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वाहवाही लेना और घूमने फिरने और बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर है। वाहवाही कैसे ले सकते हैं विधायक जी? वाहवाही कैसे ले सकते हैं? जब क्षेत्र में काम नहीं होगा तो कौन वाहवाही करेगा? कौन उनकी बातों पे ताली बजाएगा? आप ये बताइए। इसी की वजह से तो ये परिवर्तन हुआ है जी। और क्या है, काम तो कुछ हुए नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना है, बड़ी बड़ी भाषण देना, बड़े बड़े सपने दिखाना, लेकिन जमीन धरातल पे कुछ काम नहीं हुए। ये आप वहाँ प्रत्यक्ष है। मैं जैसे स्कूल बिल्डिंग विहीन बताया ना, मैं बहुत से गाँव बता दूं। हमारा गाँव एक मतमाल जो चिरवी पंचायत में आता है, शेमलट पंचायत में कुछ गांव में घोंगसा, रोसर पंचायत में, शेमलट पंचायत में खेरवानी जीवानी, ये ऐसे बहुत सी जगह है। उधर रोसमाल पंचायत में भोकले माल है और ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्कूलें नहीं है। और स्कूलें मतलब स्कूल शिक्षक नियुक्त है तो वो अतिथि शिक्षक है, तो ऐसे इनके माध्यम से स्कूलें चल रही है। अब हम कैसे उम्मीद करेंगे हमारे आदिवासी क्षेत्र के बच्चे शहरी क्षेत्र के बच्चों से कंपटीशन करें? उनको तो न तो कोई पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही। हमारे इस आदिवासी क्षेत्र में यदि शिक्षा का अलग जगाना है तो आश्रम पद्धति और हॉस्टल छात्रावास खुलना चाहिए। तो छात्रावास और आश्रमों के माध्यम से बच्चे क्या है वहां आएंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं तो वहां न तो कभी स्कूलें खुलती नहीं, न कभी शिक्षक जाते नहीं, नाम मात्र के। अब बच्चे भी बेचारे न टीचर आता न वो होती, तो बच्चे भी नहीं मिलते हैं। और कुछ शिक्षक अच्छे भी काम कर रहे हैं, वो घर घर जाके बच्चों को भी लाते हैं, लेकिन अब उनको सुविधा नहीं है। तो अच्छा, वहाँ जैसे कि किसान भी होंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं भले ही एक फसल ली जाती है तो किसान भी होंगे, लेकिन वो मौसमी बेरोजगारी से जूझते रहे होंगे। इस खेती के अलावा और वहाँ के लोगों के रोजगार का साधन क्या क्या है बड़वानी में? बड़वानी में रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। बड़वानी शहर है तो वहाँ क्या है कि बड़ा शहर होने से शासकीय कर्मचारी बहुत है, इसी से छोटा मोटा हमारे वहाँ के लोगों का व्यापार चलता है। और रही खेती किसानी की, तो जो नर्मदा वैली के उन्नत किसान है वो उनके यहाँ लोगों को थोड़ा सा बोलते हैं मजदूरी का काम मिल जाता है। इस प्रकार के काम है, न वहाँ कोई बड़ा उद्योग धंधा है, कुछ नहीं है वहाँ। कुछ ऐसा अपन उम्मीद नहीं कर सकते कि क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है बड़वानी। अच्छा, एक चुनाव की थोड़ी सी बात कर लें। विधानसभा चुनाव की अगर जो हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में लाडली बहना का बड़ा जोर रहा है और एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी रहा है बीजेपी को पुनः सत्ता में आने का। तो ऐसे में आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ भी लाडली बहना का भी जोर होगा, उसको आपने कैसे फेस किया? देखो, हम लोगों ने क्या सतत जनता से संपर्क में थे, तो जनता हमारी बात पे विश्वास किया। लेकिन निश्चित तौर पर लाडली बहना का कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ कि चुनाव से एन वक्त पूर्व सरकार ने जो चलते चुनाव में उनके खातों में पैसे डलवाए, किसानों को सम्मान निधि के पैसे उनके खातों में डले और घर घर जाकर, और बीजेपी का एक कोर वो था जो कोई एनजीओ वो हर महिलाओं के उनके पास डाटा उपलब्ध, उनको फोन लगाते थे और बार बार उनको कहते थे कि आपकी सरकार ये दे रही है, यदि भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो ये आपकी योजनाएं बंद हो जाएगी। ऐसा भ्रामक प्रचार भी किया, जिसके कारण फर्क पड़ा। हमको जहां जिस क्षेत्र में उम्मीद थी वहां कहीं ना कहीं कई जगह कम वोट मिले। अपेक्षित परिणाम हमको तो बहुत ज्यादा था कि ज्यादा अंतर से हम जीतेंगे, लेकिन हमका मार्जिन थोड़ा 11.5 सवा 11 पे भाजपा के गढ़ में आपने जीत हासिल की है। तो अभी जीत हासिल की लगभग 10,000 से ज्यादा वोटों से, जहां तक हमें याद है कि आपने जीत हासिल की। तो ये तो अच्छी बात है, जनता ने आप पे विश्वास किया है तो आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। जैसे कि आपने अभी हम लोगों ने शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की भी आपने बात की कि वहाँ पर किस तरह से लोगों को स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाने के लिए ले जाने में ही दिक्कतें आती हैं कई जगह। तो उन जगहों पर स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए आखिर आप क्या करने वाले हैं अभी? तो स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग, आरोग्यम बिल्डिंग तो हर पंचायतों में खुलने लगभग बन गए हैं। लेकिन क्या है कि बिल्डिंग से क्या होना है, बिल्डिंग के अंदर जब तक डॉक्टर नहीं मिलेगा, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं रहेगा तो कौन इलाज करेगा? बिल्डिंग से कोई इलाज तो होना नहीं। इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, नर्स ही करेगी और
मशीनरी होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए, हमारे पार्टी विकास खंड के अंदर 45 पंचायत है और 45 पंचायत के अंदर उस न तो एक्सरे मशीन है ना, और ना ही सोनोग्राफी मशीन है, और कोई भी यदि आता है तो उसको सीधे बड़वानी रेफर कर देते हैं। अच्छा। है ना, और बड़वानी में भी, बड़वानी जिला मुख्यालय पे भी डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, और बड़वानी जिला मुख्यालय पे इतना ज्यादा बर्डन है क्योंकि बड़वानी के साथ साथ, बड़वानी जिले के लोगों के साथ साथ अलीराजपुर के धार जिले के भी पेशेंट बड़वानी में आते हैं। तो क्या होता है कि वहां से भी फिर डॉक्टर लोग उनको इंदौर रेफर कर देते हैं। वो भी डॉक्टर भी क्या है, एक क्षमता से ज्यादा काम करने की इच्छा शक्ति रहती नहीं, ज्यादा कुछ लगा उनको, थोड़ी सी भी क्रिटिकल पोजीशन आई, धड़ से रेफर, वो रिस्क नहीं लेते। तो यही हमारी थी, मांग थी कि यदि आदिवासी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलता तो हर प्रकार की इलाज की बीमारी वहीं हो जाती, हर बीमारी का इलाज वहीं हो जाता। और पार्टी जो विकास खंड है वो 45 पंचायत है, और 45 पंचायत में नाम मात्र के गिनती से मेरे अंदाज से 4 से 5 डॉक्टर कार्यरत होंगे और बहुत कम नर्सें हैं, और कंपाउंडर तो होंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? सरकार का दायित्व बनता है कि डॉक्टरों की, पैरामेडिकल स्टाफों की भर्ती करे। और शिक्षा में भी मैंने हायर एजुकेशन का प्रश्न भी उठाया था, आधे से ऊपर पद तो खाली है हायर एजुकेशन में, तो हम कैसे गुणवत्तापूर्ण और अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे? और हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, वहाँ क्या होता है कि आदिवासी क्षेत्र है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं जेब में, है ना, बच्चे छात्रवृत्ति के भरोसे पढ़ते हैं, और महीनों एक सत्र, 2 सत्र बीत जाते तब तक छात्रवृत्ति नहीं आती, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? नहीं, तो इस मामले को तो उठाना चाहिए आपको। बिल्कुल उठाया, मैंने उठाए, प्रश्न उठाए, और मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि हम जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति और ये सब डलवाएंगे। लेकिन फिर भी बार बार ये परेशानी आना नहीं चाहिए, और बच्चों को पढ़ने और बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ में लोगों की स्वास्थ्य सुविधा है, ये तो निश्चित तौर पर उपलब्ध है। मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा? जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी तो क्या होगा? यानी कि समस्याओं से जूझना पड़ेगा, समस्याओं का निदान करना पड़ेगा, और उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार वहाँ मध्य प्रदेश में नहीं है, आपकी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र के विकास के लिए जनता ने आपको चुना है, तो उनकी आशाओं पर खरा उतरना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये थे हमारे बड़वानी विधायक राजन मंडलोई जी, जो कि इतनी समस्याएं गिना रहे हैं अपने क्षेत्र की, और उन सबका समाधान करना है इन 5 सालों के अंदर, और कई समस्याओं के समाधान के लिए ये मंत्री जी से बात भी कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के एक जनसेवा की भावना इनके अंदर है, जनता की सेवा, अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ऐसे जो प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे जो नेता होते हैं, वास्तव में ये जनता की भावनाओं को समझते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, और जब ये समझेंगे तभी उसका निदान करा पाएंगे या कर पाएंगे। और राजन मंडलोई जी से शायद क्षेत्र की जनता को यही उम्मीद है कि ये हमारे रहनुमा होंगे और इस क्षेत्र का विकास कराएंगे। फिलहाल इस खास मुलाकात में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।